थ्रिफ्ट फ्लिपिंग, ये शब्द तो शायद सुना ही होगा, है ना? पर ये सिर्फ पुराने कपड़ों को नया बनाने का जुगाड़ नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरा मूवमेंट है, एक सोच है, और शायद फैशन का भविष्य भी। तो चलिए समझते हैं कि इस क्रांति के पीछे की असल कहानी क्या है। चलिए, मैं अपनी ही कहानी से शुरू करता हूँ। कुछ साल पहले सस्टेनेबिलिटी की इस लहर में मैंने ये शर्ट खरीद ली। मुझे लगा मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, पर सच कहूँ तो असल में वो बस एक और इम्पल्सिव बाय थी जिसने मेरी अलमारी में बस जगह ही घेरी। इरादा तो अच्छा था, पर शायद तरीका सही नहीं था। और फिर एक सोच ये भी है, जो मेरे एक्सपीरियंस से बिल्कुल उल्टी है। ये थ्रिफ्टिंग के असली जादू को दिखाती है। ये सिर्फ खरीदने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ बनाने, बदलने और किसी आम सी चीज को एकदम खास बना देने के बारे में है। ये क्रिएटिविटी का एक सेलिब्रेशन है। तो आज हम इन्हीं सब पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक हैशटैग से ये पूरा आंदोलन बन गया, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसके कुछ अनचाहे नतीजे क्या हैं जिसे हम विरोधाभास कह रहे हैं, और आखिर में हम कैसे और भी समझदारी से इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें हैं सोशल मीडिया में, जहां एक सिंपल से हैशटैग ने क्रिएटर्स की एक पूरी की पूरी पीढ़ी को इंस्पायर कर दिया। ये फास्ट फैशन के खिलाफ एक तरह का शांत विद्रोह था। अब देखिए, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस ट्रेंड को कैसे शेप दिया। इंस्टाग्राम पर सब कुछ एकदम पॉलिश्ड और परफेक्ट दिखता था, लेकिन टिकटॉक ने इसे एक कच्ची असली एनर्जी दी, जो थ्रिफ्ट फ्लिपिंग के लिए एकदम सही जगह बन गई। यहाँ पर प्रोसेस भी उतना ही जरूरी हो गया जितना कि फाइनल प्रोडक्ट। और यही तो सबसे जरूरी बात है, ये मूवमेंट पर्सनैलिटी से चलता है। ये उन असली लोगों के बारे में है जो सिलाई, कटाई और रंगाई के जरिए अपनी कहानियां सुना रहे हैं। वो सिर्फ कपड़े नहीं बदल रहे, वो फैशन के साथ हमारे रिश्ते को ही बदल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इस मोमेंट के कुछ चेहरों से। मीना ले जैसे क्रिएटर्स हैं जो फैशन में हिस्ट्री को घोल देती हैं। मेसी एलेनी हैं जो थ्रिफ्टिंग को सेल्फ लव का एक जरिया बना देती हैं। आयशा इसे ग्लैमरस बनाती हैं, और शेल्बी हमें सिखाती हैं कि ये सब हमारे प्लैनेट के लिए क्यों इतना ज़रूरी है। हर किसी का अपना एक अलग अंदाज है। तो हमने ये तो देख लिया कि इस आंदोलन को चला कौन रहा है, पर अब सवाल आता है क्यों? आखिर क्यों इतने सारे लोग सेकंड हैंड शॉपिंग की तरफ खींचे चले जा रहे हैं? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस खजाने की खोज वाली फीलिंग में छिपा है। ये सिर्फ एक सस्ती डील पाने के बारे में नहीं है, ये उस चीज को ढूंढ निकालने का रोमांच है जिसे किसी और ने देखा ही नहीं। ये उस छिपे हुए खजाने को पाने की खुशी है जो मानो बस आपका ही इंतजार कर रहा था। और जब हम डेटा पर नजर डालते हैं ना, तो ये पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पर्यावरण के बारे में सोचना एक बड़ी वजह है, लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं है। कुछ यूनिक पहनने की चाहत, खजाने की खोज का वो रोमांच, और यहाँ तक कि स्टेटस की तलाश भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। ये कई वजहों का एक मिला-जुला कॉकटेल है। और हाँ, ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब एक बहुत ही अच्छे इरादे से शुरू हुआ था। ये ट्रेंड फास्ट फैशन से होने वाली बर्बादी के खिलाफ एक सीधी आवाज है। ये कपड़ों को कचरे के ढेर में जाने से बचाने और उनकी जिंदगी बढ़ाने का एक तरीका है, और ये एक बहुत खूबसूरत सोच है। लेकिन क्या ये हमेशा इतना सिंपल होता है? यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब कोई चीज बहुत पॉपुलर हो जाती है, तो उसके कुछ अनचाहे नतीजे भी सामने आ सकते हैं। इसी को हम कह रहे हैं सेकंड हैंड विरोधाभास। तो अब हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या सिर्फ इसीलिए कि हम सेकंड हैंड खरीद रहे हैं, हम अपने आप एक सस्टेनेबल चॉइस ले रहे हैं? रिसर्च कुछ और ही कहती है। पता ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं मॉरल लाइसेंसिंग। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे थ्रिफ्ट स्टोर से कुछ खरीदना, तो हमारा दिमाग हमें अनजाने में कहीं और ज्यादा खरीदने की इजाजत दे देता है। हम सोचते हैं, अरे वाह, मैंने पर्यावरण को बचाया, तो अब मैं ये एक और चीज तो खरीद ही सकता हूँ, कुछ मेरी उस $10 वाली शर्ट की कहानी जैसा। और इसका नतीजा काफी चौंकाने वाला है। अच्छे इरादों के बावजूद कुछ सेकंड हैंड शॉपर्स भी बिल्कुल फास्ट फैशन कंज्यूमर्स की तरह ही खरीदारी करने लगते हैं। मतलब प्रॉब्लम कपड़े नहीं है, प्रॉब्लम है खरीदने की आदत। और इसका एक और साइड इफेक्ट है जो शायद इससे भी ज्यादा परेशान करने वाला है, थ्रिफ्ट स्टोर जेंट्रिफिकेशन। जब थ्रिफ्टिंग फैशनेबल हो जाती है, तो कीमतें बढ़ जाती हैं। जो कपड़े कभी कम आय वाले परिवारों के लिए एक ज़रूरत हुआ करते थे, वो अब उन लोगों के लिए एक ट्रेंड बन जाते हैं जो कहीं और भी शॉपिंग कर सकते हैं।
इससे उन लोगों के लिए सस्ते कपड़े ढूंढना मुश्किल हो जाता है जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? क्या हमें थ्रिफ्टिंग करना बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जवाब है हमारे नजरिए को बदलने में। हमें इरादे के साथ सोच समझकर कपड़े पहनने की जरूरत है। तो असली बात ये है, असली बदलाव है बिना सोचे समझे खरीदने से हटकर सोच समझकर कुछ बनाने की तरफ बढ़ना। ये सिर्फ खरीदने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि हम जो खरीदते हैं उसके साथ करते क्या है। तो इसे असल जिंदगी में कैसे अपनाएं? इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, एक मकसद के साथ शॉपिंग करें, एक लिस्ट बनाइए। दूसरा, अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करें कि आप सच में इस कपड़े को एक नया रूप देंगे। और तीसरा, एक जागरूक पड़ोसी बने। उस $10 की विंटर जैकेट को खरीदने से पहले एक पल सोचें, क्या किसी और को इसकी आपसे ज्यादा जरूरत हो सकती है? और ये बात हमें वापस उसी कमाल की सोच पर ले आती है। ये ट्रेंड परफेक्ट या लग्जरी दिखने के बारे में है ही नहीं। ये तो पर्सनालिटी के बारे में है। ये वो कपड़े पहनने के बारे में है जो एक कहानी कहते हैं, आपकी कहानी। ये इम्परफेक्ट होने, जानबूझकर कुछ बनाने और असल में कूल होने के बारे में है। तो मैं एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। इस दुनिया में जो हमें लगातार बताती है कि क्या पहनना चाहिए, हम कैसे अपने कपड़ों को अपनी असली पहचान का आईना बना सकते हैं? शायद इसका जवाब उस $4 की शर्ट में छुपा है जो आपके हाथों से बदलने का इंतजार कर रही है। और हाँ, मेरी अलमारी में लटकी उस $10 की शर्ट में भी। इस पर सोचिएगा जरूर। अगर ये आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे हाई मीनिंगफुल कंटेंट के लिए सेव जरूर करें।